हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट हम लोग बना रहे थे, बीच में 2 दिन स्किप हो गया सेट हमारे से। ये समय की कुछ दिक्कतों की वजह से आज ये मिरर ऑफ कॉमन एरर का ही सेट नंबर 185 है। एसएससी एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का ये सेट पेपर है, जिसमें 5 कॉमन एरर हैं। आज इन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या कुछ सीखा आपने। कह रहा है कि जज इन हिम prevailed upon the father and he sentenced his son to death। सेंटेंस जुड़ा है एंड से। एंड के दोनों तरफ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू में ही आ गई। क्या प्रॉब्लम है? सेंटेंस में उसने कहा जज इन हिम, जज इन हिम। यदि प्रपोजिशन से पहले कभी भी कोई नाउन हो, कभी भी कोई नाउन हो, तो उस नाउन से पहले आप दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा। जैसे कि आप कह सकते हैं द डॉक्टर इन हिम, द डॉक्टर इन हिम। जैसे कि एक सेंटेंस एग्जाम में आया, वेन एवर आई सा एन स्टूडेंट डूइंग मिस्टेक in English grammar, in English grammar, the teacher in me comes automatically। तो वहाँ यहाँ दा नहीं था, वहाँ पे ए लगा रखा था। मैंने सेंटेंस को सही करके लिखा है जानबूझकर। यस, वहाँ ये कॉमन एरर के तहत आया था, वहाँ पे दा नहीं था। यस, वहाँ अ था। यस, तो यहाँ पे दा लगाया जाएगा, बिकॉज प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन आ रहा है और नाउन से पहले आर्टिकल यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द जज इन हिम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द जज इन हिम। यस, ये बात समझ में आई आपकी। नेक्स्ट सेंटेंस है 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। यहाँ आपको देखना होगा कि 9/10 यानी कि एक फ्रैक्शन मोड है। 9/10 को हम लोग लिख सकते हैं 9/10 का मतलब हुआ 9/10। यस, यहाँ इनके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल होगा तो उसे सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी साथ में? उसके सिंगुलर वर्ब। जैसे कि आप ये देखें, कह रहा है कि 2/3 ऑफ द बुक्स। यहाँ बुक्स काउंटेबल नाउन है और वैसे भी प्लूरल है, तो यहाँ पे अब आपका आएगा प्लूरल वर्ब। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आर सोल्ड। और इसी की जगह अगर ऐसा होता कि 2/3 ऑफ द चैप्टर इज रेड, क्योंकि चैप्टर का 2/3 हिस्सा पढ़ा जा चुका है, ये कहना चाह रहा है। और 2/3 किताबें बिक चुकी हैं, किताबों का 2/3 हिस्सा बिक चुका है, यानी कि लाइक मान लीजिए कहीं 100 किताबें हैं तो लगभग 66 किताबें बिक चुकी हैं, ये कहना चाह रहा है। तो अगर आगे है काउंटेबल तो प्लूरल वर्ब, और अगर आगे है अनकाउंटेबल तो सिंगुलर वर्ब। डिपेंड करता है कंडीशन पर। यहाँ भी वही बात हुई, 9/10 ऑफ द पिलर। पिलर उसने सिंगुलर रखा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। 9/10 ऑफ द पिलर यानी कि एक ही पिलर है, उसका 9/10वां हिस्सा, यानी कि 10 हिस्से बांट दिए, उसमें से 9 हिस्सा यस रोटेड अवे। तो यहाँ पे हैज आएगा, ना कि हैव। वन मेजर रीजन for the popularity of television is the most people like to stay at home। यानी कि जो बड़ा रीज़न है टेलीविज़न के पॉपुलर होने का वो ये है कि ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं। यस, अब यहाँ देखते हैं कि क्या मिस्टेक है।
वन मेजर रीजन नाउन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द टेलीविजन। प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, ये प्रपोजिशन के बाद वाला है, ये प्रपोजिशन के बाद वाला है। इज पीछे वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाया गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशन से पहले जितने भी इन्वेंशन हैं, इन्वेंशन से पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन, इनसे पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे द टेलीविजन होगा, क्या होगा यहाँ पे द टेलीविजन, इस तरह से। ओवर एफर्ट्स अपना में प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल लगाई, और इज हमारे के साथ में हमेशा तो थर्ड फॉर्म आती है या एनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी है, यानी कि सेंटेंस पैसिव जा रहा है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन, ये भी ठीक है, सेंटेंस है आपका नो एरर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिफ्थ सेंटेंस आपका थोड़ा सा आगे है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये आगे फिफ्थ सेंटेंस, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। 3 कंडीशन जो है क्रिटिकल हैं ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, कौन कौन सी है वो? सोइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस या फिर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। यहाँ एक समस्या शुरू में ही है, वो क्या है? उसने कहा 3 कंडीशन क्रिटिकल। अब क्रिटिकल है आपका एक एडजेक्टिव और यह है एक नाउन, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आया करता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आया करता है। तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था 3 क्रिटिकल कंडीशंस, तब ये ठीक होता सेंटेंस, यानी कि ए पार्ट में इसके मिस्टेक हो जाएगी। सेट नंबर 186 भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 ही सेंटेंस थे, तो बहुत कम सेंटेंस हैं, इसलिए सेट नंबर 186 भी इसका अभी देख लेते हैं। ये रहा सेट नंबर 186, पेज नंबर 375, मिरर ऑफ कॉमन एरर से एसएससी यूडीसी एग्जाम का सेट पेपर है, 2010 में आया हुआ। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क फॉर इट। पहली बात तो ये कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, हैड आया, यहाँ पे वुड आया, आई हैड, इसे वुड पढ़ेंगे आप अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हैड वुड भी पास्ट में जाता है आपका। उसके बाद में आपका आ चुका है यहाँ पे आस्क्ड, वो भी पास्ट में है, इसलिए सेंटेंस पूरा जा रहा है पास्ट में। कहाँ जा रहा है सेंटेंस पूरा आपका? पास्ट में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो ये प्रॉब्लम है कि अगर इफ़ के बाद वाले पार्ट में इफ़ प्लस सब्जेक्ट, इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो, क्या हो? हैड प्लस नाउन हो, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका रहता है, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन हो तो नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यस, अगर यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है आपकी, हेड के साथ नाउन है, इसलिए यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया, यानी कि सेंटेंस ठीक है आपका, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्री इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। तो यहाँ पे बात हो रही है द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट। यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि हार्डली खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, और नो भी नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव एक ही सेंटेंस में कभी भी नहीं आ सकता। यस, एक ही सेंटेंस में, मैंने आपको कई बार बताया है, ये 2 नहीं 6 चीज़ें कभी नहीं होंगी। डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल इंट्रोगेटिव और डबल एपोस्ट्रोफे एक सेंटेंस में कभी नहीं देखने को मिलेंगे। यस, तो यहाँ पे हार्डली के साथ नो नहीं आएगा, यहाँ नो की जगह आप एनी लगा देंगे। नेक्स्ट, अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। अंटिल एक टाइम के लिए रिप्रेजेंट करता है,
और किसी फिक्स टाइम के लिए कहने कि जब तक तुम यहाँ नहीं होगे तब तक मैं यहीं खड़ा रहूँगा, यानी कि तो वो कभी ना कभी आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनटिल नहीं आएगा, बिकॉज जब तक अर्थ नहीं खत्म होगी तब तक वो सूर्य के चक्कर काटती रहेगी। ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है जो कि असंभव चीज़ है। यहाँ पे अनटिल की बजाय आप एज सुन एज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। तो यहाँ पे आप एज लॉन्ग एज लगाएंगे। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, यानी कि मैं टेम्पल जाता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो गो के बाद टू लगाया और टू के बाद उसने लगाया दा। यहाँ पे दा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आप कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, स्कूल, कॉलेज, अगर यहाँ पर जाने का उद्देश्य वही हो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे उससे पहले दा नहीं लगाते। तो यहाँ पे वो पूजा करने के माध्यम से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इससे पहले दा नहीं आएगा। अगर यहाँ कुछ और करने जाता तो यहाँ दा लगाते। अब आप ये कहेंगे सर पता क्या चला कि यहाँ पूजा करने जा रहा है। अगर कुछ और करने जाता तो वो क्लियर करता, जब क्लियर नहीं करा तो उसका मतलब वो पूजा ही करने जा रहा है। अ फ्यू टाइल्स ऑन द स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब, यहाँ स्काई लैब से पहले दा का प्रयोग होगा। यस, मैंने अभी थोड़ी बार बताया कि किसी भी इन्वेंशन से पहले आप दा का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ये एक इन्वेंशन है। अ फ्यू टाइल्स ऑन द स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। ओके, ये था आपको 186 सेट। 187 सेट भी मैं भी आपको करा रहा हूँ इसी में ही। यस, सेट नंबर 187 भी मैं इसी के साथ करा रहा हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके, क्योंकि 2-4 सेंटेंस में कुछ नहीं होने वाला भैया। एग्जाम नज़दीक आएगा एकदम सही। लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। हालांकि 17 मई तक हो चुका है लॉकडाउन, तो आपको तैयारी करने का और मौका मिल चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है कह रहा कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया उसने। सिंस का इस्तेमाल होता है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम, तो इस्तेमाल करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब साथ में हो ऑब्जेक्ट भी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म पे ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स समय है, निश्चित समय। तो यहाँ पर ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, सेंटेंस का ये अर्थ चला जाएगा, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी पर आधारित है, शी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 1983। फिर यहाँ पे सिंस प्लस टाइम आ गया है, यानी कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले ही कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो आप एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हाउ बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इज़ वर्किंग की जगह हैज़ बीन वर्किंग होना चाहिए था। यस, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। अभी मैंने थोड़ी दिन पहले ही, यानी कि कल ही 11 बजे एक वीडियो अपलोड की थी टाइम एंड टेंस की, जिसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट के टेंस पढ़ाए सारे। अभी प्रेजेंट की मैंने सिर्फ आपको कुछ ही सेंटेंस पढ़ाए हैं। यस, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ाया है, उसमें हैविंग का भी यूज़ बताऊंगा मैं आपको। हालांकि मैंने हैविंग का पहले भी कई बार आपको यूज़ बताया है। हैविंग का मतलब होता है कि हो रहा है। क्या होता है हैविंग का मतलब? हो रहा है। और हैविंग के दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक बीच में और एक शुरुआत में लगा के। जैसे कि आई एम हैविंग अ हेडेक, यानी कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैंस, यानी कि माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फैंस हो रहे हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैविंग का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि हैविंग अगर वाक्य के बीच में आ रहा है और उससे पहले बी है, बी यानी कि इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल तरह प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, यानी बी का मतलब इज एम आर वाज में कोई भी एक, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हो रहा है। क्या है? हो रहा है, या फिर वॉज वर होगा तो था। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। जी नहीं, माधुरी दीक्षित हैज़
अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस। यहाँ पे इज हैविंग की जगह सिर्फ और सिर्फ हैज़ आ जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट यानी कि ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। यहाँ पे सेंटेंस का आखिरी में आ रहा है एगो। जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, एगो या सिंस प्लस पास्ट टाइम हो तो सेंटेंस बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जो पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव का रूल फॉलो होगा। क्या रूल है वो? रिमेंबर के बाद आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब को लगाने का। मैं आपको वो दोनों तरीके बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छे लगें और समझ में आए। देखिए, रिमेंबर के बाद अगर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एक तरीका तो ये है कि रिमेंबर के बाद या तो आए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा तरीका है कि रिमेंबर के बाद आप लगाएं डायरेक्ट जीरंड। क्या लगाएं? जीरंड। इसलिए ये मैंने जो खुद का प्रेजेंट बनाया वाइट बुक से, उसमें मैंने इसको रखा है जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव में। कहाँ रखा है? जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव में। दोनों के प्रयोग में अंतर है। इसका प्रयोग होता है फ्यूचर की तरह, जैसे कि सेंटेंस एज ए फ्यूचर जा रहा हो, और इसका इस्तेमाल होता है एज ए पास्ट। यस, जैसे कि आई रिमेंबर टू विश हर बर्थडे। मुझे याद है कि उसे बर्थडे विश करना है, ऐसे कहना चाह रहा है। तो ये काम अभी फ्यूचर में होना है, यानी कि हुआ नहीं है। याद है कि मुझे बर्थडे विश करना है, मुझे याद है कि मुझे शाम को एक वीडियो डालनी है, मुझे याद है कि मुझे MB की 2 सेट डालने हैं, इस तरह से करके। लेकिन अगर ऐसे कहें आई रिमेंबर विशिंग हर बर्थडे, यानी कि मुझे याद है कि मैंने उसे बर्थडे विश किया था। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मैंने उसे बर्थडे विश किया था। अब यहाँ पर आप इसे दोनों तरह ठीक कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा करके, यानी कि आप तो बी पार्ट में टू प्लस कर दें, फर्स्ट फॉर्म तो वो है ही, तो ठीक हो जाएगा। या फिर मीट को मीटिंग कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? मीट को मीटिंग। जो भी करना चाहें, आपको बी पार्ट में एरर निकालनी होगी, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ आपका, कह रहा है कि ही आस्क दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। आस्क के साथ दैट लगाने का मतलब ये सेंटेंस आपका जा रहा है नरेशन में। कहाँ जा रहा है आपका ये? नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आपको भाषा में आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट, इफ, वेदर, टू और WH फैमिली, ये सभी कंजक्शन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं ये? कंजक्शन का। और हमेशा ध्यान रखें, मैंने कंजक्शन के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए कभी भी वो दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे जो सेम काम करते हो, चाहे वो कंजक्शन हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो टाइम एंड टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे कि डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल पास्ट, डबल प्रेजेंट, डबल टोटे, डबल एपोस्ट्रोफे, ऐसे कोई भी दो सेम मीनिंग देने वाले वर्ड भी एक साथ नहीं आएंगे। ये ध्यान रखें आप। इसी तरह से यहाँ पे दो कंजक्शन आ गई हैं, दैट भी कंजक्शन है और हाउ एक WH फैमिली से है, तो दो कंजक्शन एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि गलती इसके बी पार्ट में है। अब मुसीबत यह है कि हटाएंगे कौन सा, ये ध्यान रखें आप। अगर सेंटेंस में आ रहा है आस्क तो आती है WH फैमिली, और अगर सेंटेंस में आ रहा है टोल्ड तब आता है आपका दैट, यानी कि WH फैमिली नहीं आएगी। ये ध्यान रखें आप। WH फैमिली प्लस इफ दोनों आते हैं यहाँ पे। यस, तो ही आस्क हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। सेंटेंस के सी पार्ट में, सॉरी बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी, दैट हट जाएगा, हाउ रह जाएगा ओनली। सेंटेंस ठीक। यस, और 188 और 189 सेट में आपको कल कराऊंगा, क्योंकि दोनों में 10-10 क्वेश्चन है अच्छी मात्रा में, जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।